जय श्री राम साथियों, मैं हूं आपकी बुरासी दीदी। तो प्राचीन इतिहास के इस चरण में अब हम महाजनपद काल को पढ़ेंगे। महाजनपद काल, ठीक है। तो हमने देखा था वैदिक सभ्यता से लेते हुए कबीले से जन बना, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, कबीला से ग्राम बना, कबीला से ग्राम बना, ग्राम से जन बना, जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद, ठीक है। तो यहाँ से अब हम महाजनपदों का सफ़र करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जन कबीला था जो पहले, उसके बाद जनपद बना, फिर महाजनपद बना, ये हम बात कर चुके हैं। महाजनपद काल को द्वितीय नगरी क्रांति कहा जाता है। महाजनपद काल को द्वितीय नगरी क्रांति कहा जाता है। चलिए, और पहली नगरीय क्रांति किसको कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीय क्रांति और दूसरी नगरीय क्रांति महाजनपद काल को। चलिए अब हम देखते हैं महाजनपदों के बारे में। समय था 6वीं सदी ईसा पूर्व। 6वीं सदी ईसा पूर्व यानी कि 600 BC से, यानी कि देखिए वैदिक सभ्यता चली थी ना हमारी 1500 BC से 600 BC तक वैदिक सभ्यता चली थी। इसमें से भी वैदिक और उत्तर वैदिक अलग था। ऋग वैदिक था 1500 BC से 1000 BC, फिर 1000 BC से 600 BC में था उत्तर वैदिक। फिर जब 600 BC आता है, 600 BC से हमारा क्या चल जाता है, 6वीं शताब्दी या 600 BC बोलेंगे, महाजनपद काल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन महाजनपद कुल 16 महाजनपद थे, ठीक है। भारत में कुल 16 महाजनपद थे तब प्राचीन इतिहास के समय। तो 16 महाजनपदों में विभाजित था भारत, ठीक है। भारत कितने भागों में विभाजित था? 16 महाजनपदों में। इसकी जानकारी हमको मिलती है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम विस्तार से पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इनमें हमको क्या मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और इन 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद ऐसे थे जो राजतंत्रात्मक थे, यानी कि जिनमें राजतंत्र था। 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद क्या थे? राजतंत्रात्मक थे। और 2 महाजनपद ऐसे थे जिनमें गणतंत्र था, यानी कि गणतंत्रात्मक महाजनपद थे 2। कौन कौन से थे? वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल 2 जनपद क्या थे? गणतंत्रात्मक। और बाकी के 14 क्या थे? बाकी के 14 थे राजतंत्रात्मक। और एक बार ये देख लेते हैं कि कौन से राज्य में कितने महाजनपद थे। सबसे ज़्यादा महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में, यानी कि आधे महाजनपद, 16 के आधा, यानी कि 8 महाजनपद सिर्फ कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में थे, यूपी में थे। और 3 महाजनपद थे हमारे बिहार में। 3 महाजनपद कहाँ थे? बिहार में। 1 महाजनपद राजस्थान में, 1 महाजनपद मध्य प्रदेश में, 1 महाजनपद दक्षिण भारत में था। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? यही अस्मक। अस्मक महाजनपद केवल एक था दक्षिण भारत में। अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में था। और भारत से बाहर भी 2 महाजनपद थे, वो थे काबुल और कंधार। पाकिस्तान में थे 2 महाजनपद, काबुल और कंधार पाकिस्तान में थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूपी में 8, 3 बिहार में, राजस्थान मध्य प्रदेश में 1-1, और 1 दक्षिण भारत में था और 2 पाकिस्तान में थे। चलिए शायद से याद हो गए होंगे, कर लीजिए। अब देखते हैं। देखिए दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक महाजनपद। अस्मक इसकी राजधानी पोटली, पोटन राजधानी देखेंगे अभी हम पीछे बाद में अच्छे से। और भारत से बाहर 2 महाजनपद थे, कौन कौन? कंबोज और गांधार। कंबोज और गांधार कहाँ थे? पाकिस्तान में। हमने देखा पहले कबीला था ना, भरण पोषण अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद ग्राम बना, ग्राम के बाद जन बना, जन के बाद जनपद, फिर महाजनपद। तो ये इनका इस तरह से क्रम है: कबीला, ग्राम, जन, जनपद, महाजनपद। कबीला, ग्राम, जन, जनपद, महाजनपद। प्राचीन भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? महाजनपद। प्राचीन भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? महाजनपद। अवधि क्या थी? 600 BC से 300 BC, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व। इसमें कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। प्राचीन भारत में राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था थी महाजनपद। चलिए अब हम महाजनपद और उनकी राजधानी देखते हैं। उससे पहले एक टर्म यहाँ पे लिखा है, ये है गृहपति। गृहपति या गृहपति जो भी है, गृहपति बोलते थे धनी किसान को, ठीक है। गृहपति बोलते थे धनी किसान को। गृहपति बोलते थे धनी किसान को। अब देखते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी। इनकी राजधानी याद करना आवश्यक है, ठीक है। चलिए तो पहला महाजनपद है हमारा काशी। काशी महाजनपद की राजधानी है वाराणसी।
सी और सी ऐसे याद कर लीजिए, काशी वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी है वाराणसी। काशी क्या है, काशी महाजनपद सबसे पुराना शहरी निवास स्थल है। सबसे पुराना शहरी निवास स्थल कहाँ है, काशी महाजनपद। और हमारा दूसरा महाजनपद है कौशल। कौशल कौशल जो माता कौशल्या थी, श्री रामचंद्र जी की माँ, वो अयोध्या, जहाँ पे अयोध्या रामचंद्र जी का निवास जन्मभूमि थी, वो भी यहीं स्थित है। कहाँ पे, कौशल में। कौशल में। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, कौशल महाजनपद में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे ना। देखिए श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती क्या है, कौशल की राजधानी है। और कौशल की दो राजधानियाँ हैं, उत्तरी कौशल की अलग, दक्षिणी कौशल की अलग। उत्तरी कौशल की राजधानी है श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी है कुशावती। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की कुशावती। काशी की राजधानी वाराणसी। और बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कौन से महाजनपद में दिए, कौशल में। उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल कुशावती। अब नेक्स्ट है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद क्या था, सबसे पूर्वी महाजनपद। अंग महाजनपद कौन सा था, सबसे पूर्वी महाजनपद। इसकी राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अंग वही महाजनपद है जहाँ के कौन थे, अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण कहाँ के थे, इसी महाजनपद के थे, मतलब इसी महाजनपद में इनका राज्य था। तो अंग सबसे पूर्वी महाजनपद। सबसे पूर्वी महाजनपद किसको माना गया, अंग को। राजधानी क्या है, चंपा। नेक्स्ट महाजनपद है मगध। मगध क्या है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है, मगध। मगध की दो राजधानियाँ थी। प्रारंभिक राजधानी थी गिरिवर्ज, दूसरी राजधानी थी राजगृह। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा माना गया, मगध। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। इसकी राजधानी थी गिरिवर्ज, पहली राजधानी थी, और बाद में राजधानी क्या हुई, राजगृह। ठीक है। अब देखते हैं हम वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। फिर है वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद ये इसमें है 8 जनों का संघ। 8 जनों का संघ था वज्जी महाजनपद। 8 जनों का संघ था वज्जी महाजनपद। 8 जनों के संघ को मिला के बना वज्जी महासंघ या वज्जी महाजनपद। और लिच्छवी सबसे पुराना गणराज्य था इसका। वज्जी का जो सबसे पुराना संघ था, सबसे पुराना था कौन, लिच्छवी। और जो वज्जी महासंघ है, वज्जी महाजनपद है, इसकी राजधानी थी वैशाली और मिथिला। वैशाली और मिथिला किसकी राजधानी है, वज्जी और मल्ल क्या थे, दो, केवल ये जो दो थे ना जो गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। बाकी के 14 क्या थे, राजतंत्रात्मक थे। तो वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली और मिथिला। वैशाली और मिथिला किसकी है, वज्जी की। मल्ल की राजधानी, दो राजधानी थी मल्ल की, एक थी कुशीनारा, एक थी पावा। दो राजधानी थी ना, एक कुशीनारा और दूसरी पावा। जो कुशीनारा राजधानी थी वहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई और इनको यहीं पे निर्वाण प्राप्त हुआ। कुशीनारा में ही बुद्ध की मृत्यु हुई और इनको यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ। और पावा में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी थी कुशीनारा और जहाँ पे बुद्ध को मृत्यु या निर्वाण प्राप्त हुआ। और दूसरी जनपद है पावापुरी, जहाँ पे महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। चलिए अब नेक्स्ट महाजनपद है हमारा अवंती। अवंती की भी 2 राजधानियाँ हैं, ठीक, कौशल की तरह। कौशल की भी 2 थी ना। अवंती की 2 राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी है महिष्मती। जो अवंतिका थी, बाहुबली में एक कैरेक्टर था और उसमें एक महारानी भी थी महिष्मती करके। तो उन्हीं को उनको इसी महाजनपद के हिसाब से ही उनको अरेंज कर रखा है, इन राजा रानियों के हिसाब से। तो अवंती जो महाजनपद था, अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। दक्षिणी अवंती की महिष्मती, उत्तरी अवंती की उज्जैनी। और चेदी महाजनपद था। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शोक्तिवती या शुक्तिमती। ये किसकी थी, चेदी महाजनपद की राजधानी। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, शोक्तिवती या शुक्तिमती, चेदी महाजनपद की राजधानी। फिर है अश्मक महाजनपद। अश्मक महाजनपद कौन सा था, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा, अश्मक महाजनपद। इसकी राजधानी थी पोटली या पोटन इसकी राजधानी थी, किसकी, अश्मक महाजनपद की। अब है कुरु महाजनपद। कुरु
कुरु महाजनपद, इसी में कौन हुआ? कुरु वंश, जिसमें कौरव और पांडव हुए। तो कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ किसने बसाया? पांडवों ने बसाया। और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? कुरु महाजनपद की। और इनमें कुरु महाजनपद में किसका शासन था? युधिष्ठिर के वंशजों का। युधिष्ठिर के वंशजों का शासन किसमें था? कुरु महाजनपद में। फिर नेक्स्ट है पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद, इसकी भी दो राजधानी थी, उत्तरी पांचाल की अलग, दक्षिणी पांचाल की अलग। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। अहिछत्र किसकी थी? उत्तरी पांचाल की। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। कापिल्य थी दक्षिणी पांचाल की। उत्तरी का पांचाल की अहिछत्र, दक्षिणी का पांचाल की कापिल्य। फिर है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य या मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी थी विराटनगर या बैराट। मत्स्य या मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर या बैराट। मत्स्य मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद, कौन सा? मत्स्य महाजनपद। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद, कौन महाजनपद? मत्स्य महाजनपद। फिर है शूरसेन महाजनपद। शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। गांधार महाजनपद, गांधार महाजनपद की थी तक्षशिला। गांधार 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 महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। फिर अंतिम महाजनपद है हमारा कंबोज। अंतिम महाजनपद है कंबोज, इसकी राजधानी थी हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर। कंबोज महाजनपद क्या था? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था कौन? कंबोज महाजनपद। राजधानी थी हाटक और राजपुर। हाटक और राजपुर किसकी राजधानी थी? कंबोज महाजनपद की। एक बार फिर से देख लेते हैं महाजनपदों की राजधानी क्विकली। काशी, वाराणसी। कौशल, उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल कुशावती। अंग, चंपा। मगध, गिरिवर्ज, राजगृह। वत्स, कौशाम्बी। वज्जी, वैशाली एवं मिथिला। मल्ल, कुशिनारा, पावा। मल्ल की कुशिनारा, पावा। अवंती, उत्तरी अवंती, उज्जैनी। दक्षिणी अवंती, महिष्मती। चेदी, शोक्तिवती या शुक्तिमती। अस्मक, पोटली, पोटन। कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। पांचाल, उत्तरी पांचाल अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल कापिल्य। मत्स्य, विराटनगर, बैराट। शूरसेन, मथुरा। गांधार, तक्षशिला। गांधार, तक्षशिला। कंबोज, हाटक, राजपुर। ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए था। चलिए, तो ये थे हमारे महाजनपद। अब हम देखेंगे इन महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ वो हुआ मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हुआ? मगध हुआ। तो जब मगध सबसे शक्तिशाली हुआ तो जो सारे के सारे महाजनपद थे वो सभी मगध में समाहित हो गए। सभी महाजनपद किस में समाहित हो गए? मगध में समाहित हो गए। फिर इसी मगध महाजनपद में 7 राजवंशों का शासन चलता है। 7 राजवंशों का शासन चलता है इसी मगध में। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम आगे देखेंगे 7 राजवंशों को। पहले हम देखते हैं कि जो मगध का उत्कर्ष था, मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। मगध के उत्कर्ष के कारण पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो पहला कारण है सामरिक सुरक्षा। सामरिक सुरक्षा, जो मगध की राजधानी थी गिरिवर्ज। मगध की राजधानी गिरिवर्ज पहाड़ियों से घिरी थी, तो आक्रमण करना आसान नहीं था। जैसे मगध की राजधानी अगर किनारों पहाड़ियों से घिरी होगी तो यहाँ पे आक्रमण करना आसान नहीं था। तो सामरिक सुरक्षा थी, इसलिए मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी हुई। और दूसरा क्या था? उपजाऊ जमीन थी। उपजाऊ जमीन थी मगध में, क्या थी? उपजाऊ जमीन थी। और नदियों का बहाव क्षेत्र था। मगध में क्या था? नदियों का बहाव क्षेत्र था। तो परिवहन सुविधा, जमीन उपजाऊ नदी के पास आसपास थी, तो इसलिए कृषि वगैरह हर चीज़ों के लिए मतलब सुविधा हो गई। तो इसलिए यहाँ पे इसका ज़्यादा विकास हुआ मगध का। और एक महत्वपूर्ण कारण था, मगध के जंगलों में बहुत सारे हाथी थे। मगध के जंगलों में बहुत सारे हाथी थे और हाथियों का किस में इस्तेमाल होने लगा? युद्ध में इस्तेमाल किया जाने लगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। 500 हाथी उपहार देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को, जो कि सिकंदर का राजदूत होता है और उसकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह करता है। तो यहाँ पर इतने सारे हाथी थे, 500 हाथी तो केवल ये चंद्रगुप्त मौर्य ही मतलब गिफ्ट कर देता है अपने ससुर को।
और यहाँ हाथी थे और सामरिक पहाड़ियों से घिरी थी, तो आक्रमण करना आसान नहीं था। ज़मीन उपजाऊ थी, नदियों का बहाव क्षेत्र था और उपजाऊ ज़मीन के आसपास अगर पानी मिल जाए तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। परिवहन सुविधा उपलब्ध थी और यहाँ पे क्या हुए थे, साम्राज्यवादी शासक हुए थे। साम्राज्यवादी शासक हुए थे यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा हर शासकों ने, तो इसलिए जो बाकी के महाजनपद थे सभी मगध में समाहित हो गए। और पुराणों के अनुसार मगध में सबसे पहले शासन रहा किसका, बृहद्रथ वंश का। पुराणों के अनुसार, पुराणों में देखिए, पुराणों में भी राजवंशों की जानकारी मिलती है। जैसे मौर्य वंश की जानकारी किसमें थी, विष्णु पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी थी विष्णु पुराण में। और वायु पुराण में थी गुप्त वंश की, वायु पुराण में थी गुप्त वंश की। और सातवाहन वंश की थी किसमें, मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में थी सातवाहन वंश की, आंध्र सातवाहन वंश की, सातवाहन वंश की थी इसमें। तो जो पुराण है उनके अनुसार क्या था, मगध में सबसे पहले राज्य कौन से वंश का हुआ, बृहद्रथ वंश का हुआ। बृहद्रथ वंश का जो राजा था, बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था वो था जरासंध। बृहद्रथ वंश का संस्थापक था जरासंध। और मगध की पहली प्रारंभिक राजधानी हम पढ़ी रहे हैं कौन थी, गिरिब्रज थी। और जरासंध के बाद कौन हुआ, रिपुंजय। जरासंध के बाद कौन हुआ, रिपुंजय हुआ। और ये जरासंध वो वाला नहीं जिसको भीम ने मारा, जरा राक्षसी का पुत्र जिसके भीम 2 टुकड़े कृष्ण भगवान समझाते हैं तो उल्टे करके मारते हैं। महाभारत वाला जरासंध नहीं है, ये महाजनपद वाला जरासंध है, दोनों में अंतर है। तो बृहद्रथ वंश का सबसे पहले शासन था पुराणों के अनुसार। मगध में सबसे पहले शासन किसका था, बृहद्रथ वंश, संस्थापक जरासंध। फिर जरासंध के बाद कौन था, इसके पुत्र रिपुंजय। अब हम देखेंगे ये जो मगध में जो 7 राजवंश, जो 7 प्रमुख राजवंश हैं, इनका जो यहाँ पे शासन हुआ उनको देखेंगे। उनमें से पहला है हर्यक वंश। एक बार सबको बोल देते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश, फिर सातवाहन। सातवाहन एक बार फिर से बोलते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश। हर्यक शिशुनाग नंद, हर्यक शिशुनाग नंद, हर्यक शिशुनाग नंद, मौर्य शुंग कण्व, मौर्य शुंग कण्व, मौर्य शुंग कण्व, फिर सातवाहन। तो इन सारे राजवंशों को हम एक के बाद एक पढ़ेंगे जिनका मगध पे शासन था। फिर अब चलिए अब देखते हैं, पहले देखते हैं हम हर्यक वंश। हर्यक वंश, इसका काल था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। 544 बीसी से 412 बीसी तक चला था हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है, क्षेत्रोजस। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है, क्षेत्रोजस। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को कहा गया है क्षेत्रोजस। और जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक या सेनिया मिलता है। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक या सेनिया मिलता है। मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस। कब तक चला था, 544 से 412 बीसी तक। 544 बीसी से 412 बीसी तक चला था हर्यक वंश। और बिंबिसार ने क्या किया था, वैवाहिक संबंधों द्वारा स्थिति मजबूत की थी। वैवाहिक संबंधों द्वारा स्थिति मजबूत की थी अपनी, किसने, बिंबिसार ने। अब देखते हैं आगे कि और इसने किस किस से विवाह किया, ये देखते हैं। इसने पहला विवाह किया, बिंबिसार ने पहला विवाह किया कौशल देवी या महाकौशला। कौशल देवी या महाकौशला, ये कौन थी, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी महाकौशला। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया था बिंबिसार ने। और दूसरा विवाह किया था लिच्छवी राजकुमारी चेलना से। लिच्छवी सम्राट चेटक की पुत्री थी चेलना। लिच्छवी सम्राट चेटक की पुत्री थी चेलना से विवाह किया। दूसरा विवाह किसने, बिंबिसार ने। बिंबिसार ने तीसरा विवाह किया क्षेमा से, राजकुमारी क्षेमा से। ये कहाँ की राजकुमारी थी, मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा या खेमा। ये था बिंबिसार। अब फिर देखते हैं बिंबिसार के बारे में आगे। बिंबिसार ने अंग को जीता। बिंबिसार ने अंग को जीता। अंग वही जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा। अंग जहाँ के अंगराज थे। अंग को जीता किसने, बिंबिसार ने। और जो अंग को जीता तो ये बिंबिसार की सबसे महत्वपूर्ण जीत थी। सबसे महत्वपूर्ण जीत थी किसकी, बिंबिसार की।
अंग की सबसे महत्वपूर्ण जीत थी। ठीक है, और इसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया। अंग का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। इसको हराया किसने? बिंबिसार ने। इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी कहते हैं, इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी कहते हैं, बिंबिसार की अंग विजय से मगध का साम्राज्यवाद शुरू हुआ, जो अशोक की कलिंग विजय पर समाप्त हुआ। बिंबिसार की अंग विजय से मगध का साम्राज्यवाद शुरू हुआ, जो अशोक की कलिंग विजय पर समाप्त हुआ। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी। अब फिर देखिए बिंबिसार का जो राजजीवक था, राजवैद जीवक था, जो इन्होंने अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग या पीलिया हुआ था, उसके उपचार के लिए इन्होंने अपने राजवैद को भेजा, जिससे वो स्वस्थ हो गए। तो इन्होंने यहाँ पे अपने राजनीतिक समझ का परिचय दिया। किसने? बिंबिसार ने। तो और इन्होंने शिक्षा, ये जो राजवैद जीवक थे, इन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। किसने? जीवक ने। ठीक है, और जो जीवक थे राजवैद, ये गणिका वैश्या के पुत्र थे। जो राजवैद जीवक थे, ये थे गणिका, एक वैश्या थी, उनके पुत्र थे। इसको किसने भेजा? अवंती के राजा प्रद्योत के दरबार में बिंबिसार ने भेजा। तो जो बिंबिसार थे, ये मतलब बहुत वो राजा थे, साम्राज्यवादी राजा थे, और बहुत इंटेलिजेंट राजा कह सकते हैं। इन्होंने वैवाहिक संबंधों से स्थिति मजबूत की, और उसके बाद जैसे वैवाहिक संबंधों से इन्होंने कौशल को वैवाहिक संबंधों से अपने उसमें कर लिया, मतलब यहाँ से इनके पे कोई आक्रमण नहीं करेगा। और लिच्छवी को भी उधर कर दिया, और वहाँ मद्र को कर लिया। और इतने इन्होंने संबंध स्थापित करके अपनी राज्य की स्थिति मजबूत की। फिर जैसे ही इन्होंने अंग को जीता, तो इनकी यह महत्वपूर्ण जीत थी। और इसके अलावा इन्होंने अवंती के राजा को प्रसन्न कर दिया, प्रद्योत को प्रसन्न कर दिया, वहाँ अपने राजवैद को भेज के उनका उपचार करवा के। और इसी तरह इनका मतलब हर्यक वंश में बहुत ज़्यादा योगदान है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इनका जो पुत्र है अजातशत्रु, इनकी हत्या कर देता है। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। इनका पुत्र जो अजातशत्रु है, इनकी हत्या कर देता है। अब हम देखेंगे अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु बैठता है गद्दी में, हर्यक वंश का दूसरा शासक। अजातशत्रु के काल में क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पहली बौद्ध संगीति, जिसको हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये बौद्ध में भी पढ़ा, तो अभी भी देखेंगे। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक उसी साल, यानी कि 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु होती है। उसी बार पहली बौद्ध संगीति होती है, 483 ईसा पूर्व। कहाँ होती है? राजगृह में होती है, अजातशत्रु के काल में। अध्यक्ष बनाते हैं महाकश्यप को। ठीक है, चलिए। और इसने अजातशत्रु ने क्या किया? वज्जी, काशी, कौशल पर भी अधिकार कर लिया। किसने? अजातशत्रु ने। देखिए, कुछ राज्य तो उसने पहले जीते थे, अंग को वो जीत चुका था, और बाकी अन्य जगहों पे उसने संबंध स्थापित कर दिए थे। अब इसने वज्जी, काशी और कौशल पर भी अधिकार कर दिया अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु 2 प्रमुख हथियार चलाता था, जिनके बारे में इतिहास में उल्लेख है। वो है रथमूसल और महाशिलाकंटक। हथियार कौन चलाता था? अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु क्या होता है? जैसे इसने बिंबिसार को मारा, अपने पिता बिंबिसार को मारा। किसने? अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा। तो उसी तरह ये अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन मार देता है अजातशत्रु को। उदयन अपने पिता को मार देता है। तो पिताओं को मार के राजगद्दी को हड़प लेते थे। तो इसलिए इस वंश को बोला गया पितृहंता वंश। किसको? हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोला गया, हर्यक वंश को। ठीक है, चलिए अब देखेंगे उदयन के बारे में। उदयन वत्स के राजा थे। कब? जब अजातशत्रु जिंदा थे, क्योंकि फिर जब अजातशत्रु को मार दिया तो वो मगध के राजा हो गए। तो अब देखते हैं, उदयन मगध का राजा था। अब मगध का ही होना है, क्योंकि मगध सबसे बड़ा पावरफुल महाजनपद है। अब देखिए, इसने अजातशत्रु की हत्या कर दी, इनकी पितृ हत्या कर दी। उदयन ने क्या किया? गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसाया। गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला शासक कौन है? उदयन ने क्या? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? गंगा व सोन के संगम पे उदयन ने। फिर देखेंगे हर्यक वंश के कुछ संस्थापक थे जो डायरेक्ट आए। कौन कौन से? उदयन, फिर इसके बाद अनिरुद्ध आया, फिर मुंडक आया, फिर नागदशक आया,
फिर जो नागदशक था ये अंतिम हर्यक वंश का अंतिम शासक था, नागदशक या नागदर्शक जो भी है। फिर नागदर्शक को इसका सेनापति होता है शिशुनाग, इसका सेनापति शिशुनाग ये इसको मार देता है और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो ये था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद अब शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंदवंश, फिर नंदवंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश, फिर सातवाहन के बाद फिर हम देखेंगे जो हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण इन सब ने आक्रमण किया था उन सबको भी देखेंगे। पहले अब हम देखते हैं किसको, शिशुनाग वंश को। शिशुनाग वंश संस्थापक जैसे हमने देखा शिशुनाग ने अपने नाम से ही, शिशुनाग नाम था इसका, अपने नाम से ही वंश की स्थापना कर दी। कब कितना चला, 412 BC से 344 BC तक शिशुनाग वंश चला। 412 BC से 344 BC तक, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक चला शिशुनाग वंश। और शिशुनाग ने किसको जीता, अवंती और वत्स को जीता। शिशुनाग ने जीता किसको, अवंती और वत्स को जीता। अवंती और वत्स को जीता किसने, शिशुनाग ने। और वैशाली को इसने दूसरी राजधानी बनाई, वैशाली को इसने क्या बनाया, दूसरी राजधानी बनाई, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश इसके बाद आता है कालाशोक या काकवर्ण, कालाशोक या काकवर्ण, कालाशोक या काकवर्ण इसके टाइम पे हुई थी बौद्ध संगीति। कौन सी वाली, दूसरी बौद्ध संगीति। पहली हुई थी अजात शत्रु हर्यक का था, दूसरा है कालाशोक शिशुनाग वंश का, इसको काकवर्ण भी बोलते हैं। इसके समय पे हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति, वो हुई थी 483 BC में पहली वाली, दूसरी हुई थी 383 BC में। कहाँ हुई थी, वैशाली में, वैशाली में हुई थी। वैशाली को दूसरी राजधानी किसने बनाया था, शिशुनाग ने बनाया था, वैशाली में हुई थी। और अध्यक्ष बनाया था सभा कामी को। और इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, इसने कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। वैशाली को बनाया था किसने, शिशुनाग ने, लेकिन पाटलिपुत्र को फिर से बनाया किसने, ये कालाशोक ने। पाटलिपुत्र को बसाया किसने, उदयन ने। और फिर शिशुनाग वंश का अंतिम शासक देखेंगे हम, कौन है, नंदीवर्धन या महानंदिन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है, नंदीवर्धन या महानंदिन। अब आता है नंदवंश, नंदवंश, ठीक है, नंदवंश। नंदवंश के बाद आएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश हमने कौन कौन से पढ़ दिए, हर्यक पढ़ दिया, हर्यक पढ़ दिया, शिशुनाग पढ़ दिया, शिशुनाग पढ़ दिया, नंद पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे मौर्य, मौर्य मौर्य, फिर पढ़ेंगे हर्यक शिशुनाग नंद, फिर पढ़ेंगे मौर्य, फिर पढ़ेंगे शुंग कण्व, फिर सातवाहन, सातवाहन सातवाहन भी है। चलो अब देखते हैं। जो नंदवंश का संस्थापक था वो था महापदम नंद, महापदम नंद। नंदवंश का संस्थापक कौन था, महापदम नंद। महापदम नंद को पुराणों में सर्वछत्रांतक भार्गव कहा जाता है, सर्वछत्रांतक भार्गव। सर्वछत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला किसको कहा जाता है, महापदम नंद को, जो कि नंदवंश के संस्थापक है। सर्वछत्रांतक और भार्गव किसको कहा जाता है, परशुराम जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली करने का निश्चय लिया था और उतनी ही बार क्षत्रियों को मारा था। तो इसलिए उनको कहा जाता था सर्वछत्रांतक और भार्गव। तो इनको भी कहा जाता है, नंद को, महापदम नंद को सर्वछत्रांतक भार्गव। अब देखते हैं हम, कलिंग राजा खारवेल थे, कलिंग के राजा खारवेल थे। कलिंग वहीं जहाँ अशोक का युद्ध होता है, अशोक का युद्ध, उसके बाद फिर वो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, तो वही वाला कलिंग है। कलिंग के राजा थे खारवेल, कलिंग के राजा थे खारवेल। उनका अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख है किसका, कलिंग राजा खारवेल का। इन्होंने महापदम नंद के कलिंग आक्रमण का उल्लेख है इसमें, हाथी गुम्फा अभिलेख में महापदम नंद के कलिंग आक्रमण का उल्लेख है। और नहर का निर्माण, जिमशेन की प्रतिमा उठा लाया। जो महापदम नंद है उसने यहाँ नहर का निर्माण किया और कलिंग पर आक्रमण किया और जिमशेन की प्रतिमा को उठा लाया। कौन, महापदम नंद। उल्लेख है किसमें, कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। अब हम देखेंगे महापदम नंद के जो दरबारी थे कौन कौन थे। इनके एक सबसे महत्वपूर्ण दरबारी थे पाणिनि। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक किताब लिखी, जो कि व्याकरण पर आधारित पहली पुस्तक है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी व्याकरण पर आधारित पहली पुस्तक है। किसने लिखी थी, महापदम नंद ने। अब फिर इसके बाद है घनानंद या धनानंद,
घनानंद या धनानंद। अंतिम व 10वां शासक, अंतिम व नंदवंश का 10वां शासक, नंदवंश का 10वां शासक अंतिम। और घनानंद या धनानंद। घनानंद के काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ, घनानंद के काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ। घनानंद के अमात्य, अमात्य या मंत्री थे जो, वो थे राक्षस व शकटार, राक्षस व शकटार थे इसके जो अमात्य थे। इसके घनानंद के अमात्य थे राक्षस व शकटार, और इसके काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ। और एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस जो कि लिखी है विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो लिखी है विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने ये इन्होंने जो घनानंद के राक्षस अमात्य है उन्हीं पर लिखी है। घनानंद के राक्षस अमात्य पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? मुद्रा राक्षस। सिकंदर फारस पहुंचा था, सिकंदर जब फारस पहुंचा था तब तक्षशिला में शिक्षक थे कौन? चाणक्य। चाणक्य वही जो चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। जब सिकंदर फारस पहुंचा था तब तक्षशिला में शिक्षक थे चाणक्य। तो वो तब भारत का राजा था घनानंद, तब भारत का राजा था घनानंद, नंदवंश में तब घनानंद का प्रभुत्व था। तो चाणक्य ने घनानंद को बताया कि अब सिकंदर अगर फारस पहुंच चुका है तो वो भारत पर भी अवश्य आक्रमण करेगा। तो लेकिन घनानंद ने उल्टा चाणक्य का अपमान कर दिया, चाणक्य का अपमान कर दिया। तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, नंदवंश का समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की चाणक्य ने, नंदवंश का समूल नष्ट करने की। और उसने चाणक्य एक पंडित था, पंडित उस समय शिखा रखते थे, तो घनानंद ने चाणक्य की शिखा कटवा दी। तो उसके बाद चाणक्य ने शिखा तब तक न बांधने की कसम खाई जब तक वो नंदवंश का समूल नष्ट न कर दे। फिर उसके बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित करके चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का राजा बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं। फिर 322 ईस्वी पूर्व, 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया व मौर्य वंश का नींव डाली। 322 BC, 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया किसको? नंदवंश के अंतिम राजा या 10वें राजा घनानंद को। फिर हुई मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी देखते हैं ईरानी आक्रमण, जो भारत में जो ईरानी आक्रमण हुए थे, यूनानी आक्रमण हुए थे, उन सबको थोड़े बहुत देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। ईरानी आक्रमण पहला आक्रमण हुआ था, साइरस ने किया था भारत पर पहला आक्रमण हुआ था जो कि साइरस ने किया था। भारत पर पहला आक्रमण हुआ था जो कि साइरस ने किया था, और लेकिन ये असफल हुआ। और भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था डेरियस या दारा प्रथम ने। भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था डेरियस या दारा प्रथम ने। कब किया था? 516 ईसा पूर्व, 516 BC में किया था डेरियस या दारा प्रथम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण। और आक्रमण का प्रयास किया था लेकिन असफल हो गया। किसने किया था? साइरस ने। सफल हुआ किसका? डेरियस या दारा प्रथम। कब किया था? 516 BC। हेरोडोटस कहते हैं, जो कि इतिहासकार है, इनको हम इतिहास के जनक भी कहते हैं। ये कहते हैं कि क्योंकि डेरियस ने जीत दिया था तो भारत डेरियस के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। तो भारत क्या था? डेरियस के साम्राज्य। डेरियस कौन था? ईरानी राजा था ना, ईरानी राजा था। तो इसके साम्राज्य का भारत 20वां प्रांत था। और 360 टैलेंट सोना भारत से ईरान जाता था प्रतिवर्ष 360 टैलेंट सोना भारत से ईरान जाता था। और भारत इसका डेरियस के प्रांत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा था। चलिए अब देखते हैं यूनानी आक्रमण। अब देखिए, ये है हमारा भारत, ये हमने मैप बना रखा है, ये हमारा भारत में जो आक्रमण हुए, हिंद यूनान मतलब ईरानी यूनानी जो भी आक्रमण हुए, तो ये कहाँ से हुए थे? दर्रों से हुए थे। जो यहाँ पे पहाड़ों में जो दर्रे थे वहाँ से आक्रमण हुए। तो इनमें से प्रमुख दर्रे थे खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा। खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा। और जो खैबर दर्रा है इसको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। खैबर दर्रे को क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार। जो आक्रमण मुख्यतः हुए थे वो कहाँ से हुए थे? दर्रों से हुए थे। अब हम यूनानी आक्रमणों के बारे में देखेंगे। अब देखेंगे हम किसको? मैसिडोनिया, मकदूनिया या फिलिप सेकंड। मैसिडोनिया, मकदूनिया या फिलिप सेकंड। अलेक्जेंडर या सिकंदर।
मैसिडोनिया, मकदूनिया या फिलिप सेकंड, ये इनके पुत्र हुए। फिलिप सिकंदर के पुत्र पिता थे ना फिलिप, तो इनके पुत्र हुए सिकंदर। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने सिंधु नदी और खैबर दर्रे को पार कर भारत पर आक्रमण किया। 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने सिंधु नदी, खैबर दर्रे को पार कर भारत पर आक्रमण किया। तो तब क्या हुआ, तब तक्षशिला का राजा कौन था? तक्षशिला का राजा था आम्बी। आम्बी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। कौन से दर्रे को पार किया था? खैबर दर्रे को। भारत का प्रवेश द्वार भी इसी को कहते हैं। और फिर एक जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से वर्णित है, वो है सिकंदर और पोरस का युद्ध। सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था झेलम नदी, जिसको वितस्ता भी कहा गया है प्राचीन इतिहास में, या हाइडेस्पीच का युद्ध। इसको झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें पोरस वीरतापूर्वक लड़ा लेकिन पराजित हो गया। और यहाँ पर सिकंदर ने दो नगर बसाए। कहाँ पर? ये झेलम नदी के किनारे। एक नगर था निकेमा विजयनगर के नाम से, विजयनगर के नाम से, और दूसरा नगर बसाया बुकाफेला। उसके घोड़े का नाम था बऊकेफला या बुकाफेला। अपने घोड़े के नाम पे बुकाफेला और निकेमा विजयनगर के नाम से इसने दो नगर बसाए। कौन? निकेमा और बुकाफेला किसने बसाए? सिकंदर ने। और ब्यास नदी से आगे सिकंदर की सेना ने बढ़ने से इनकार कर दिया। और जब सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ तो पोरस पराजित हो गया, तो इसको सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया। तो सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पोरस ने कहा कि एक राजा को जैसा दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार तुम्हें मेरे साथ करना चाहिए। और ऐसा उसने एकदम निर्भीकता के साथ उत्तर दिया। तो उससे प्रसन्न होकर सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य सौंप दिया। और अब देखिए, फिर इसके बाद क्या होता है? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व। बेबीलोन में मस्तिष्क ज्वर से मृत्यु हो जाती है। किसकी? सिकंदर की। तो ये थी हमारा सिकंदर और पोरस का झेलम वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध। तो यहाँ पे हमारा महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।